नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, राजनीति, समाज और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्योहार के सीजन में आम आदमी को बड़ी राहत। देश भर में आज से लागू हुई नई जीएसटी दरें। अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत। 8 प्रमुख उद्योगों में 6.3% की जबरदस्त ग्रोथ। अरुणाचल प्रदेश को विकास की सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, नए प्रोजेक्ट डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का उदाहरण। त्रिपुरा में जीर्णोद्धार के बाद तैयार त्रिपुर सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का किया विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशासन और प्रेरणा का बताया प्रतीक। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना होगा साकार। भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर। आतंकवाद, समुद्री और साइबर सुरक्षा सहयोग पर जोर। सैन्य चिकित्सा में सहयोग पर बनी सहमति। और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत। देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आज बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जिसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। देश के टैक्स सिस्टम में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। देश भर में नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी 2.0 अब लागू हो चुका है, जिसमें 5% और 18% की नई दरें हैं। 12% और 28% की दरों को हटा दिया गया है। लग्जरी वस्तुओं पर 40% का टैक्स लगेगा, जबकि रोजमर्रा की वस्तुएं टैक्स फ्री रहेंगी। सरकार ने टैक्स के पूरे ढांचे को सरल बनाया है ताकि आम लोगों को राहत मिले और चीजें सस्ती हो सकें। खाने पीने की चीजों से लेकर कार तक सस्ती हो गई हैं। जीएसटी के अगली पीढ़ी के सुधारों से किराने और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के खर्च में 13% की बचत होगी। स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाइयों की खरीदारी पर 7 से 12% की बचत होगी, जबकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में यह बचत 18% तक बढ़ जाएगी। जीएसटी के अगली पीढ़ी के सुधार लागू होने से किराने का सामान, कृषि उपकरण, कपड़े, दवाइयां और वाहन सहित 375 वस्तुएं सस्ती हो गई। दूसरी ओर छोटी कार खरीदने वालों को लगभग 70,000 रुपए का फायदा होगा। इस बदलाव को जीएसटी काउंसिल ने सितंबर की शुरुआत में मंजूरी दे दी थी। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। आज से जब आप सामान खरीदेंगे तो कई चीजें पहले से सस्ती मिलेंगी, जबकि कुछ की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे। मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की फिर से एक बार बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हो, जूते, कपड़े हो, अब ये और सस्ते हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए संशोधन के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए स्थानीय करदाताओं, व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। हमें क्वालिटी लगातार इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अच्छी चीज और यूजर फ्रेंडली चीज पसंद करते हैं। सिर्फ दाम कम होने से लोग लेते ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार क्वालिटी हम इंप्रूव करें। पैकेजिंग का बड़ा महत्व है आजकल। देखिए, पहले के जमाने में आयुर्वेद की जो दवाइयां होती थी वो पूरा थैला भर लेकर के साथ जाना पड़ता था, और जहां जाते थे वहां उबालना पड़ता था, फिर उसमें से कुछ ये पियो, फिर पाउडर रहता था। धीरे धीरे उसमें बदल आ गया और एकदम मॉडर्न वे में तो आयुर्वेद बहुत पॉपुलर हो गया। वैसे ही हम जो भी बनाए उन सब चीजों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको पूरी तरह बहुत ही अच्छे पैकेजिंग का भी ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा मेरा आग्रह होगा
अब हमने ग्लोबली सबको टारगेट करना चाहिए, भले प्रोडक्ट किसी इलाके की होगी। ऑनलाइन, जैसा आपने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन काफी काम शुरू किया, हमने ऑनलाइन जाना चाहिए, अपनी खुद की प्रोडक्ट तैयार करनी चाहिए। दुनिया में कभी कभी लोग ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं, वो खरीदते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। जीएसटी दरों में इस बदलाव को परिवर्तनकारी माना जा रहा है। आज से लागू हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की आर्थिक वृद्धि को गति देंगे। इस बदलाव के बाद रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि घर और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी में भी जबरदस्त बचत का मौका मिलेगा। वहीं उद्योगों की ग्रोथ बढ़ेगी। सभी ने इन जीएसटी सुधारों की सराहना की है। नवरात्रि पर मैया की कृपा बरस रही है, लेकिन मोदी सरकार ने सौगातों की बारिश की है। आम आदमी की रोजमर्रा की चीजें आज से ही सस्ती हो गई है। अकेले ट्रैक्टर को देखें तो छोटे छोटे ट्रैक्टर जो बागवानी के काम आते थे वो 23,000, और बड़े ट्रैक्टर अगर देखें तो 63,000 रुपया तक बचेंगे। हमारे यहाँ होता है कि नवरात्रे जब शुरू होते हैं श्राद्ध के पीरियड में नहीं होती। अभी देखिए मार्केट्स कैसी बूम होनी शुरू होंगी। गाड़ियों के दाम कम है, वाइट गुड्स के दाम कम है, डेली कंजम्पशन आइटम्स कई तो बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं और दूसरे 5% पे हैं। जीएसटी को हमने और आगे सेकंड जनरेशन लाए और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। I can say it is the biggest reform after 75 years, and I only expect as a Consumer Affairs Minister also that everything which is deserving consumer should be transferred. Whatever the government has announced new tariffs, new rates, that has to be entirely transferred to the end consumers, and for that, to monitor that, we have established a helpline also as the Consumer Affairs Ministry. जिस तरीके से टैक्स में जीएसटी स्लैब्स में इन्होंने सिर्फ 2 दरों के बीच ही इसको रखा, और जिसमें अधिकांश चीज़ें, खास तौर पर मेरे विभाग से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसमें 90% प्लस चीज़ें ऐसी हैं जो 5% या उसके कम 0% के दायरे में आई हैं। मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी राहत है। ये हम सब के लिए इस दिवाली के मौके पे बहुत बड़ा उपहार है, जिसका लाभ सीधा सीधा देश के हर निवासी को मिलेगा। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका बहुत लाभ रहने वाला है। हम दिल की गहराई से सभी उपभोक्ताओं की ओर से, सभी दुकानदार व्यापारी भाइयों की ओर से, दिल्ली की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, और ये धन्यवाद स्वरूप ही सारे व्यापारी भाई यहाँ आज पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस साल अगस्त में 8 कोर उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अगस्त 2024 के सूचकांक की तुलना में बढ़ी है। इस्पात, कोयला, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में अगस्त 2025 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई 2025 के लिए 8 कोर उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर 3.7% रही। अप्रैल से अगस्त 2025-26 के दौरान आईसीआई की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.8% है। आईसीआई 8 प्रमुख उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। 8 प्रमुख उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27% हिस्सा रखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अपने पूर्वोत्तर दौरे के दौरान उन्होंने ऊर्जा और क्षेत्रीय विकास में राज्य की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं और तवांग में एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखी। प्रधानमंत्री ने सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा और अग्नि सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,290 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नागरिक देवो भव, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को
कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा। ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल की धरती न केवल उगते सूरज की धरती है, बल्कि देशभक्ति का उद्गम स्थल भी है। नॉर्थ ईस्ट देश के विकास की ड्राइविंग फोर्स बन रहा है और बहुत बड़ा फोकस यहां सुशासन पर है, गुड गवर्नेंस पर है। हमारी सरकार के लिए नागरिकों के हितों से बड़ा कुछ भी नहीं। आपका जीवन आसान बने और आसान बने, इसलिए ईज ऑफ लिविंग, आपको आने जाने में मुश्किल ना हो, इसलिए ईज ऑफ ट्रैवल, आपको इलाज में परेशानी ना हो, इसलिए ईज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, आपके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसलिए ईज ऑफ एजुकेशन, आपको व्यापार कारोबार में परेशानी ना हो, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन सारे लक्ष्यों को लेकर यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार काम कर रही है। जिन इलाकों में पहले कोई सड़कों की सोच भी नहीं सकता था, आज वहां अच्छे हाईवे बन रहे हैं। सेला टनल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ साल पहले तक ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज सेला टनल अरुणाचल की पहचान बन चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उनका स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा के गोमती जिले में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्र सरकार की ओर से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। इस दौरान त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी और मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद थे। 500 वर्ष से भी अधिक पुराना ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का केंद्र सरकार की प्रसाद यानी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान योजना के तहत 52 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा धन्य माणिक ने 1501 में करवाया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के माताबाड़ी में एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया। प्रदर्शनी में मंदिर के जीर्णोद्धार से संबंधित चित्रों और जानकारियों को प्रदर्शित किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित 2 संकलित पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री देश विदेश में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के चौथे और 5वें वर्ष के चुनिंदा भाषणों वाली ये पुस्तकें कई मायनों में सुशासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। In the last 11 years, through the use of technology and various government initiatives such as Jan Dhan Yojana, Aadhaar mobile linkage, direct benefit transfer, PM Garib Kalyan Anna Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, Lakbadi Didi, and many others like PM Kisan for farmers, Mudra Yojana, PM Sivanidhi, and PM Vishwakarma, more than 25 crore people have been able to come out of extreme poverty and
live a life with dignity. When a toilet is built in a house, it is not only promotes the cleanliness, but also gives dignity to the woman of the household. How they go in the late night or in the early morning, that has been solved out. Thus, this collection of speeches has been aptly titled, there cannot be better title than this, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Prayas. Prime Minister Modi draws upon Bharat's civilizational ethos rooted in Dharma, Kartavyabodh, and Seva Bhav. He reminds us that a strong nation is not built on power alone, but on character and unity. इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन एक बड़ा सपना है जो साकार होकर रहेगा। जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये वर्ड से लीव मैंने जीना होता है। हेल्थ द सोल्जर, हेल्थ द फार्मर, हेल्थ द साइंस, हेल्थ द रिसर्च, इंस्पायर्ड द होल विच सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। ये सपना मुझे आश्चर्य होता है कि 14 के बाद क्यों आया। हमारे बगल का मुल्क जो दुनिया में बड़ी ताकत बन गया, 77 तक हमसे पीछे था। 100 वर्षों का सपना जब 48 से 50 में उसकी व्यवस्था बदल रही थी, तब उन्होंने देखा और एक मुकम्मल दस्तावेज बनाया। हमारे देश में 14 तक मोदी जी का इंतजार करना पड़ा कि एक सपना देश देखे, और जब मोदी जी ने कहा तो आज सपना देश का सपना बन रहा है कि मैं 47 तक विकसित होना है। वहीं इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीति को जन सेवा का माध्यम बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को लागू कर रहा है, जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में एक नई लकीर खींची है। बड़े समय से कई तरह के राजनेता आए, कई तरह के राजनीतिक विचार देश में आए, अलग अलग प्रकार के धारणाएं बनी। अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी नेतृत्व ने, अगर किसी नेता ने सेवा और राजनीति इन दोनों को जोड़ के राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और इन तमाम अहम खबरों के बाद अब एक नजर देश और दुनिया के कुछ और बड़े अपडेट्स पर। मोरक्को यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी रबात में मोरक्को के रक्षा मंत्री के साथ एक रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति स्थापना, सैन्य चिकित्सा प्रशिक्षण और उद्योग साझेदारी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रोड मैप पर सहमति जताई है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत किंग मोहम्मद पंचम और हसन द्वितीय के मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों से उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने और जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाने वाले किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर रही है। वो गुजरात के राजकोट जिले के 7 सहकारी संगठनों की वार्षिक आम बैठक में कृषि विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। केंद्र ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग और उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों पर प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध 28 सितंबर से 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर उज्ज्वला परिवार से जुड़ने वाली हमारी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की।
अदालत ने कहा कि दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की गलती की ओर इशारा करने वाले कुछ पहलू गैर जिम्मेदाराना हैं। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र और नागर विमानन महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शहरों और उद्योगों का विस्तार हो सके। तो सीपीसीबी के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीपीसीबी की स्थापना 1974 में हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए अमेरिका में हैं। उनका अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात का कार्यक्रम है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लागू किए जाने के फैसले के बाद ये पहली मुलाकात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि 21 सितंबर के बाद जमा किए गए सभी नए H-1B वीजा आवेदनों के लिए $1 लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में की थी। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने H-1B FQ दस्तावेज में कहा है कि H-1B वीजा कार्यक्रम में सुधार की दिशा में अहम, प्रारंभिक और परिवर्तनशील कदम उठाया है। नेपाल में 4 नए मंत्रियों ने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के संस्थापक महावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल और विशेषज्ञ मदन परियार को शपथ दिलाई। 4 नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौते की फरवरी में समाप्ति के बाद मॉस्को और 1 वर्ष तक परमाणु हथियार सीमा का पालन करेगा। न्यू स्टार्ट संधि रूस और अमेरिका के बीच हथियार नियंत्रण समझौता है। रूस की सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ बैठक में पुतिन ने ये बात कही है। और फिलहाल आज की खबर में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जरूरतमंद को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा पर शक्ति की उपासना से पहले जन सेवा की। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन करके लोगों की समस्याएं भी सुनी और प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गोवा सरकार ने तटीय राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 2,500 करोड़ रुपए की 7 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पीपीपी मॉडल को चुनने से इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। कर्नाटक में सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले सर्वेक्षण में 1,75,000 गणनाकार शामिल होंगे, जिनमें ज्यादातर सरकारी स्कूल के शिक्षक होंगे। इस गणना में राज्य भर के लगभग 2 करोड़ घरों के 7 करोड़ के आसपास लोगों को कवर किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ठाणे में मेट्रो लाइन 4 का निरीक्षण किया। इस परियोजना से मुंबई महानगर क्षेत्र में यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेट्रो 4 और मेट्रो 4A के पहले चरण का परीक्षण किया गया है। इसे 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसमें रोजाना लगभग 14 लाख यात्रियों के यात्रा करने की उम्मीद है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गांधीनगर में 94 नई 108 एम्बुलेंस को
हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली में बहुस्तरीय हरिनगर बस डिपो की आधारशिला रखी और उम्मीद जताई कि राजधानी की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नई तकनीक से लैस है और इमारत का खर्च इसकी खुद की आय से वहन होगा, जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इस अत्याधुनिक केंद्र में 400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के लिए पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विभागों से बाढ़ के कारण हुए नुकसान के आकलन और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण हाल ही में कई नदियों में अचानक बाढ़ आ गई। साथ ही भूस्खलन की घटनाएं और यातायात बाधित होने की भी परेशानियां हुई। बाढ़ से 330 पुलों और 1,500 किलोमीटर सड़कों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। लद्दाख महोत्सव भव्यता और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ लेह में शुरू हुआ। पर्यटन को बढ़ावा देने वाले सांस्कृतिक उत्सव के उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक दलों और कलाकारों के सांस्कृतिक झांकियों का आयोजन किया गया। कर्नाटक में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव आज से शुरू हो गया है। बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक ने इसका उद्घाटन किया। ये उत्सव 11 दिनों तक चलेगा। इसका समापन 2 अक्टूबर को एक भव्य जंबू सवारी जुलूस के साथ होगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। बुलेटिन में कहा गया है कि ऊपरी वायु क्षेत्र में बने चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से सुबह के समय उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बन गया। आईएमडी ने क्योंझर और मयूरभंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। 9 दिन के इस अनुष्ठान में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के प्रथम दिन आज देवी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। नवरात्र पर देवी के सभी मंदिरों को सजाया गया। माता के मंदिरों में सुबह से ही भजन कीर्तन और दर्शन पूजन करने वालों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पर्व को देखते हुए मंदिरों के आसपास सुरक्षा बलों को नियुक्त किया गया है। ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन की सहायता से निगरानी की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं नवरात्र से जुड़ी कुछ झलकियों के साथ। नमस्कार।